हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लेक्स कॉन्फ्लुएंस बाय उर्मी सरकार। मैं हूं उर्मी सरकार और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर आए हैं, जो आप बहुत ही अच्छे से आज इस चैनल पे समझेंगे। इमेजिन एक मर्डर होता है। एक आदमी जोर से चिल्लाता है, बचाओ, ये मुझे मार रहा है। कुछ सेकंड बाद वो मर जाता है। अब सवाल ये है, ये जो उसने चिल्लाया, क्या ये सिर्फ एक आवाज थी या कोर्ट इसे एविडेंस मान सकती है? और अगर एक बाइस्टैंडर ने तुरंत बोला, मैंने एक को नाइफ लेकर भागते देखा, क्या ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी? इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे फेमस सेक्शन, सेक्शन 4। और इसी सेक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्चे। आज का लेक्चर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम्स या फिर आपके एलएलबी एग्जाम्स में इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार हम बेयर एक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 4, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। Facts which, though not in issue, are so connected with a fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places. ये है बेयर एक्ट की डेफिनेशन स्टेटमेंट जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्चे फॉर्म करती है। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 4 का कोर आइडिया। नॉर्मली कोर्ट सिर्फ दो चीजों का एविडेंस लेती है, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो खुद डिस्प्यूट का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन मेन इंसिडेंट से इतने क्लोजली कनेक्टेड होते हैं कि उनको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए सेक्शन 4 कहता है, अगर कोई फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो भी रेलेवेंट होगा। यही है सेक्शन 4 का एसेंस। सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए मेन डिस्प्यूट है, क्या ए ने बी का मर्डर किया। अब मर्डर के थोड़ी देर पहले ए ने धमकी दी, आज तुझे जान से मार दूंगा। और मर्डर के तुरंत बाद बी चिल्लाया, ए ने मुझे मारा। ये स्टेटमेंट खुद मर्डर नहीं है, लेकिन ये मर्डर को एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए लॉ कहता है इन्हें भी कोर्ट कंसीडर करेगी। क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। नॉर्मली ओनली फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल। ये जो मैंने आपको फैक्ट्स, जो रेस जेस्चे का फैक्ट्स होता है वो क्लोजली कनेक्टेड होता है और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है। वो ऑकर कर सकता है एट सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेस, एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम्स, वन कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअस होती है। ठीक है। अब एवरी केस हैज ए स्टोरी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या किसी भी कोर्ट केस में सिर्फ एक ही इंसिडेंट होता है? बिल्कुल नहीं। हर केस के पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। उस स्टोरी में कुछ एक्ट्स होते हैं, कुछ ओमिशंस होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। ये सब शायद फैक्ट्स इन इशू ना हो, लेकिन कोर्ट को बताते हैं इंसिडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ और एग्जैक्टली क्या हुआ। सेक्शन 4 इसी कंप्लीट स्टोरी को कोर्ट के सामने लाने की परमिशन देता है। कोर्ट इंसिडेंट को टुकड़ों में नहीं देखती, कोर्ट पूरी ट्रांजैक्शन देखती है। फैक्ट्स इन इशू वर्सेस सराउंडिंग फैक्ट्स। यहाँ स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ फैक्ट इन इशू ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, सेक्शन 4 कहता है सराउंडिंग फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल, डिड ए किल बी, ये फैक्ट इन इशू है, लेकिन ए नाइफ लेकर बी के पीछा कर रहा था, बी जोर जोर से हेल्प मांग रहा था, ए मर्डर के तुरंत बाद भाग गया, ये सब सराउंडिंग फैक्ट्स हैं।
ये मर्डर प्रूव नहीं करते डायरेक्टली, लेकिन इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं और इसी वजह से रिलेवेंट हो जाते हैं। अब चलते हैं, आते हैं व्हाट इज ट्रांजैक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट वन, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ एक एक्ट नहीं होता, ये कनेक्टेड इवेंट्स का एक कंटिन्यूअस चेन होता है। इसमें इंक्लूड हो सकता है प्रिपरेशन, मेन इंसिडेंट और इमीडिएट आफ्टरमाथ। यानी इंसिडेंट से पहले क्या हुआ, इंसिडेंट के टाइम क्या हुआ और इंसिडेंट के तुरंत बाद क्या हुआ, ये सब मिलकर एक ही ट्रांजैक्शन बना सकते हैं, सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग सोचते हैं सेम ट्रांजैक्शन का मतलब सेम प्लेस और सेम टाइम। गलत। सेक्शन 4 ऐसा नहीं कहता। इवेंट्स अलग अलग जगह हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पर भी हो सकते हैं, बस उनमें कंटिन्यूटी और कनेक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल, दिल्ली में कॉन्स्पिरेसी हुई, मुंबई में मर्डर एग्जीक्यूट हुआ, प्लेस अलग है, टाइम भी डिफरेंट हो सकता है, फिर भी दोनों एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बेयर एक्ट। A is accused of murdering B by beating him. Whatever was said and done by A, B, or bystanders during the beating or shortly before or after it as to form the part of the same transaction is relevant. एक मर्डर केस लेते हैं, डिड ए स्टैब बी। अब देखिए कनेक्टेड फैक्ट्स, ए नाइफ लेकर बी के पीछे भाग रहा था, बी चिल्लाया, ए ने मुझे स्टैब किया, नेबर्स आवाज सुनकर तुरंत आ गए। ये तीनों फैक्ट्स मिलकर इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए सब रेलेवेंट है। ठीक है। रॉबरी में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मेन इश्यू, डिड ए रॉब बैंक। कनेक्टेड फैक्ट्स, ए गन लेकर बैंक गया, अलार्म बजा, ए बैग लेकर भागा, पुलिस ने कुछ ही मिनट्स में उसे पकड़ लिया। ये सब एक कॉन्टिन्यूअस ट्रांजैक्शन का पार्ट है। अब इलस्ट्रेशन ए देखते हैं। अब बेयर एक्ट का इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए पर एलिगेशन है कि उसने बी को पीट पीट कर मार दिया। क्वेश्चन है, बीटिंग के दौरान ए ने क्या बोला, बी ने क्या बोला और बाइस्टैंडर्स ने क्या देखा, क्या ये रिलेवेंट है? सेक्शन 4 कहता है हाँ, अगर ये स्टेटमेंट्स बीटिंग के दौरान या उसके इमीडिएटली पहले या इमीडिएटली बाद में दिए गए हैं और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो ये रिलेवेंट होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इंसरेक्शन। प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है, ट्रूप्स अटैक होते हैं, जेल्स ब्रोक ओपन होते हैं। ये सब फैक्ट रिलेवेंट हैं, ऑल्दो ए वाज नॉट प्रेजेंट एट एवरी प्लेस। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ए जॉइंस आर्म्ड रिबेलियन, डिफरेंट ग्रुप साइमल्टेनियसली अटैक पुलिस स्टेशन, आर्मी कैंप्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये सेम ट्रांजैक्शन है बट ये सेम प्लेसेस पे नहीं है। अब आते हैं फेमस डॉक्ट्रिन पर, रेस जेस्टे। ये लैटिन फ्रेज है, थिंग्स डन। रेस जेस्टे का मतलब है थिंग्स डन या थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन और a transaction or essential circumstances surrounding the subject। इस डॉक्ट्रिन का सिंपल प्रिंसिपल है, जो फैक्ट्स इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं उसे और उसके नेचुरल पार्ट है उन्हें कोर्ट एडमिट करेगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट में फैब्रिकेशन का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, they are admitted because they are considered natural parts of the occurrence, leaving little scope for fabrication. The doctrine of res gestae recognizes that every incident consists of several connected events. If certain acts, statements, or circumstances arise spontaneously and form an inseparable part of the main occurrence, they become relevant and can be proved before the court.
अब हेल्सबेरी ने भी इसी डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एक्ट्स, डिक्लेरेशंस और इंसिडेंट्स जो मेन ट्रांजैक्शन को अकम्पनी करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं वो रेस जेस्चर का पार्ट होते हैं और रिलेवेंट एविडेंस के रूप में प्रूव किया जा सकते हैं। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अब एग्जाम पॉइंट, पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेम ही इलस्ट्रेशन है। A is accused of causing B's death by assaulting him. All words, any word spoken or acts done by A, B, कोई भी word spoken के बोले गए हो या फिर कोई भी काम किए गए हो A, B और bystanders के द्वारा during the assault or immediately before or immediately after the incident are form part of the same transaction are relevant. जैसे एग्जाम स्टेटमेंट्स, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई वोंट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, प्लीज मुझे मत मारो, बचाओ मुझे, बचाओ, मदद करो मेरी, ठीक है, ये सब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अब एग्जाम पॉइंट में आते हैं। सेक्शन 4 अप्लाई होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। फैक्ट याद रखिए, फैक्ट इन इशू जरूरी नहीं, फैक्ट इन इशू जरूरी नहीं, फैक्ट क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए, कनेक्शन टाइम, प्लेस, पर्पस, कंटिन्यूटी या यूनिटी ऑफ डिजाइन से एस्टैब्लिश हो सकता है, और सेम टाइम और प्लेस, सेम प्लेस भी कंपलसरी नहीं है। इट मे ऑकर एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस प्रोवाइडेड द ट्रांजैक्शन रिमेन कंटिन्यूअस। कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 4। अब कौन से स्टेटमेंट एडमिसिबल होंगे सेक्शन 4 के अंडर। द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू ए फैक्ट। स्टेटमेंट रिलेटेड होना चाहिए फैक्ट से और मेरली पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड बाय ए पर्सन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ट्रांजैक्शन सच एज पार्टिसिपेंट और आई विटनेसेस। A statement made by a bystander is also admissible provided that person was present, provided कि वो पर्सन सीन में प्रेजेंट था और विटनेस कर चुका है जो हादसा हुआ है। The statement must explain, clarify or describe the incident and should be closely connected with the same transaction. ठीक है, ये मेमोरी लाइन है। Fact, connected person, presence at the scene, explains the incident. Admissible under section 4. अब केस लॉ, पहला केस आरवी फॉस्टर 1941। एक्यूज पर एलिगेशन था कि उसने व्हीकल से एक व्यक्ति को टक्कर मारी। विटनेस ने कलिशन नहीं देखा, लेकिन उसने व्हीकल को हाई स्पीड में जाते हुए देखा। विक्टिम की चीख सुनते ही वो तुरंत स्पॉट पर पहुंच गया। मरने से पहले विक्टिम ने बताया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। कोर्ट ने कहा यह स्टेटमेंट इंसिडेंट के तुरंत बाद और उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट था, इसलिए एडमिसिबल है अंडर रेस जेस्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लॉ, रविंद्रनाथ मूर्ति नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में एक्यूज ने विक्टिम को स्टैब किया। नाइफ तभी भी विक्टिम की बॉडी पे था। इसी कंडीशन में विक्टिम ने नियर बाय लोगों को बताया किसने अटैक किया। कोर्ट ने कहा यह स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियस था, इंसिडेंट के साथ ही दिया गया, इसलिए यह रेस जेस्चर का पार्ट है और एडमिसिबल एविडेंस है। नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं, बदरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में एक्यूज ने डिसीज को घर से खींचकर चौक तक ले जाकर असॉल्ट किया। एक विलेजर ने यह इंसिडेंट देखा, वो तुरंत पुलिस पटेल के पास गया और पूरी बात बता दी। कोर्ट ने होल्ड किया यह इंफॉर्मेशन इंसिडेंट के इतनी क्लोजली कनेक्टेड थी कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गई, इसलिए ये भी एडमिसिबल है अंडर रेस जेस्चर। सेक्शन 4 बीएसए का सबसे फेमस सेक्शन है क्योंकि रेस जेस्चर डॉक्ट्रिन को इनकॉर्पोरेट करता है। अगर कोई मेन फैक्ट मेन डिस्प्यूट का हिस्सा नहीं है लेकिन उससे इतना क्लोजली कनेक्टेड है कि दोनों मिलकर एक ही ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट होगा। जरूरी नहीं कि वो सेम टाइम या सेम प्लेस पर हुआ हो। अगर कंटिन्यूटी और कनेक्शन है तो सेक्शन 4
अप्लाई होगा। इलस्ट्रेशन ए में बीटिंग के टाइम बोले गए वर्ड्स रिलेवेंट हैं। इलस्ट्रेशन बी में अलग अलग जगह हुई आर्म रिबिलियन की एक्टिविटीज एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। इलस्ट्रेशन सी में पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस कंटेक्स्ट देने के लिए रिलेवेंट है। इलस्ट्रेशन डी में गुड्स की हर इंटरमीडिएट डिलीवरी रिलेवेंट है क्योंकि वो डिलीवरी की कंटिन्यूस चेन का पार्ट है। सो सेक्शन 4 का इतना ही मतलब है। और तो आज का गोल्डन रूल याद रखिए, सेक्शन 4 हमें सिखाता है कि कोर्ट सिर्फ मेन इंसिडेंट को नहीं देखती, कोर्ट उस इंसिडेंट के आसपास के उन सभी फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और सर्कमस्टेंसेस को भी देखती है जो एक ही कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन का हिस्सा होते हैं। इसी प्रिंसिपल को हम रेस जेस्चर कहते हैं। एक लाइन में याद रखिए, if the facts complete the story of the incident they become relevant under section 4। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नेक्स्ट सेक्शन को इक्वली सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।